अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमारी सिस्टम को, हमारी तरीके इलाज को एक नई पहलू में लेके जाने के लिए समथिंग विच इज वेरी प्रोफेशनल स्टाइल में लेके आने की एक तरीका स्टार्ट किया गया और सब इसके साथ सबको हरमस एकेडमी लेक्चर सीरीज में सबको वेलकम करता हूँ। आज ये जो प्रोग्राम हमने अरेंज किया है, एज यू नो दैट जो इवन दो हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हम सब पीछे होने की वजह तो हम जानता है, लेकिन उसकी सोल्यूशन भी हम जानता है, लेकिन हम लोग अडॉप्ट नहीं करता। तो एक तरीके से, एक सिस्टमैटिक वे से हम ये चाह रहे हैं कि हमारी सिस्टम को सबसे पहले हम समझे, हम समझने से पहले इस सिस्टम को हम खुद समझे, यानी हम यूनानी वाले समझे, उसके बाद में हम दुनिया को समझाए, एक अवेयरनेस लाए, उसके जरिए एक एनरिचमेंट और एक अपने आप को एक रिफाइंड। तो ये है कि दुनिया के सामने हमें अपने आप को एविडेंस बेस्ड या साइंटिफिक समझाने से पहले अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना जरूरी है। नहीं तो कोई फायदा नहीं कि हम कितने भी चिल्लाओ, कितने भी काम करो, इससे हमको कोई फायदा नहीं। तो आज हमारी जो टॉपिक है, हमारी जो यूनानी की जो पोटेंशियलिटी को हाउ टू अनलीश और पोटेंशियलिटी या पॉसिबिलिटी को कैसे हम उसको अपग्रेड करेंगे, ये एक तरीका हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। ये आप देखते हैं कि हरमस एकेडमिया, ये जो अकेडमी जो वर्ड है, इट्स बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एक्चुअली एकेडमी। ये सब यूनानी वालों का देन है एक्चुअली। दिस आर ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स, यू कैन से दिस आर ऑल द गिफ्ट है, यूनानियों की तरफ से गिफ्ट है। एकेडमिया का जो वर्ड इटसेल्फ, शायद पाइथागोरस या फिथागोरस ने शायद एकेडमी स्टार्ट किए थे सिस्टमैटिक वे में, बच्चे लोग के साथ घूमना, उनको रेसिडेंशियल बॉयज हॉस्टल, उनको तरीके से एक तरीके से जो सिस्टम को पाइथागोरस ने स्टार्ट किए थे, इसको हम फिथागोरस कहते, हमने उसको फिथागोरस कहते। अब ये जो एकेडमी है, ये एकेडमी एक्चुअली हम लोग ये होलिस्टिक लर्निंग को एक हाई एंड के तरीके से दुनिया के सामने पेश करना चाह रहा है। अब आप देखते होंगे कि आज से 10-15 साल पहले हम लोग का जो डेफिनेशन था, वो इज रिच एंड वो इज पुअर, कौन आदमी रईस है, कौन आदमी गरीब है, इसकी एक डेफिनेशन क्या था मालूम? 10-15 साल पहले, आप जब मैं जो ओल्ड मतलब पुराने जमाने में, इतना पुराना नहीं है, 20-25 साल पहले पूरी हाईवे में होर्डिंग्स लगता था, गवर्नमेंट का होर्डिंग्स। उसमें क्या लिखा रहता मालूम? इफ यू हैव क्रेडिट कार्ड, और आपके पास अगर मोबाइल फोन है, या आपने अगर कहीं विदेश यात्रा किया है, तो यू शुड पे द इनकम टैक्स। मतलब एक आपके हाथ में एक मोबाइल फोन, हाथ में मोबाइल फोन होना, यानी कि बेसिकली इट्स लाइक ए साइन ऑफ रिचनेस। ये 100 साल पुरानी बात नहीं कह रहा हूं मैं, हार्डली 20-25 ईयर्स की बात कर रहा हूं। आज आप देखते होंगे किसके पास नहीं रहते मोबाइल फोन, कौन सफर नहीं करते, किसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं रहते। तो रिचनेस और पुअर, इसकी जो डेफिनेशन चेंज हो गई। कुली तौर पे रिचनेस का मतलब ये कि आपके पास भरपूर पैसा हो, कुली तौर पे। जब दुनिया में सबके पास पैसा आ जाते कुली तौर पे, फिर क्या होते? फिर उसके बाद में तो मनी वाज द पैरामीटर, वो पैरामीटर अभी खत्म हो चुकी है, यानी कि पैसा नहीं है अभी कुली तौर पे सबके पास। अगर समझो एक गांव में पूरी की पूरी लोग रईस लोग हैं, तो हम लोग उसको कैटेगराइज फिर कैसे करें? पहले कैटेगराइज करने का तरीका था, वो अमीर आदमी है, वो गरीब आदमी, अब सब अमीर हो गया। तो हम लोग जुज़ी तौर पे कैटेगराइज कैसे करें? बोलेंगे यार वो आदमी इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ये आदमी इज अ रिच हेल्थी पर्सन, इज अ हेल्थी पर्सन, ये आदमी थोड़ा इलॉजिक आदमी लग रहा है।
ये आदमी मॉरल है, ये आदमी इमोरल है। तो हम कुली तौर पे सब एक जैसे होते, तो जुजी तौर पे हम ढूंढते कौन रिच है कौन पुअर है, किस बात पे? मनी के हिसाब से नहीं, किसके पास अकल है, किसके पास पोटेंशियलिटी है, किसके पास लॉजिक माइंड है, कौन धार्मिक है, कौन खराब है। ये सब छोटी छोटी चीज से इंसान नापना शुरू करते हैं। जब ग्लोबली या कुली तौर पे हर आदमी रिच हो जाता है। अब आप देखते होंगे व्हेन द होल बिकम रिच, सब जब रिच हो जाते तो फिर वो डेफिनेशन कम हो जाते, रिचनेस की डेफिनेशन कम हो जाते। बाद में क्या होते, जुजी तौर पे हम देखने लगते कि कौन आदमी जिस पूरी की पूरी हुजूम सब लोग रिच हो गया, फिर हम देखते इसमें हेल्थी कौन है, मेंटली हेल्थ कौन है, फिजिकली हेल्थी कौन है, सोशली हेल्थी कौन है, जिसके अंदर स्पिरिचुअलिटी, जिसको हम तकवा कहते हैं, यानी कि 10 अमीर लोग हैं, वो तो मान लिया 10 अमीर, लेकिन उसमें भी हम लोग चुनते हैं कौन से अच्छा है। ये आदमी थोड़ा मुत्तकी परहेजगार है, ये बहुत ही मतलबी अमीर है, ये खुदगर्ज है। ये फिर बाद में हम लोग उसको पैरामीटर फिक्स करते हैं। इंटेलेक्चुअल है, दिस मैन इज अ स्किल्ड पर्सन। अभी आप देखते होंगे जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्री के अंदर रिचनेस और उसकी जो एसेट वैल्यू है, वो एसेट वैल्यू बेसिकली देखते आईपी, जो आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट कितना है। आज एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज पढ़ा जिसके अंदर बाइजूस जो है बनाया, जो बाइजू, वो स्टार्टअप के अंदर इतने कम वक्फे में बिरले के सामने आ गया। उसकी एसेट वैल्यू, बिरला जो कंपनी हम लोग पूछे टाटा बिरला, बिरला के आगे उसके एसेट वैल्यू हो गया। वो एसेट क्या है, वो मनी क्या है, उसकी इंटेलेक्चुअल जो वैल्यू था, उसकी जो स्किल है, उसने उसको एनकैश किया गया। यहां तक कि अक्सर मैं बातें करते, केरला में एक लड़का है उसका नाम है मुस्तफा, वो इडली बेचने वाले उस स्किल को हजारों करोड़ में बेच दिया। तो यहां रिचनेस क्या आ गया, आपकी स्किल, आपकी क्वालिटी, आपके अंदर क्या है, दैट इज अ रिचनेस। इसके ऊपर इंपॉर्टेंट है। अब आप देखते होंगे, हियर इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीक हेल्थ साइंस यूनानी। इस जुजी तौर पे अगर आप जाएंगे तो इस जुजी तौर पे आपकी हर पोटेंशियलिटी को बढ़ाने की जो काबिलियत जो है, जो पोटेंशियलिटी है, वो यूनानी में है। वो आपकी पोटेंशियल भी बढ़ाएंगे, साथ साथ आपकी पॉसिबिलिटी को भी बढ़ाएंगे। ये नहीं कि सिर्फ आपने यूनानी सीखा आप एक तबीब बन गया, नहीं। ये सीखने से बाद में आप अभी जो ह्यूमन बीइंग है, आपको ऐसा लगेंगे अभी मैं बीइंग ह्यूमन हो गया, मतलब अभी मैं ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ चीज के बारे में जानता हूं, हर चीज के बारे में आई कैन डेवलप माई स्किल, आई कैन, देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर। ये जो स्किलनेस है, ये स्किलनेस आप देखते होंगे सिर्फ यूनानी के जरिए जो स्किलनेस आया, हमारे हाथ में सिर्फ तिब है। जबकि यूनान जो वर्ड जो है, ये ग्रीक टर्मिनोलॉजी से बनी। यूनान ग्रीक टर्मिनोलॉजी है, वो दुनिया की तमाम साइंस की, फिलोसफी की जो इब्तिदा जिसको कहते हैं, अब आप बोल सकते हैं साइंस की जो मक्का, वो था ग्रीक एक्चुअली एक जमाने में। उस नाम से हमारे तिब को अभी भी हमने बचा के रख के, बाकी सब लोग दुनिया उस ग्रीक को भूल गया। जैसे बोलते हैं ना, काम हो गया तो कड़ी पत्ता बाहर, लेकिन हम यूनानी वाले अभी भी कड़ी पत्ते को बाहर नहीं फेंके, उस नाम को भी अभी भी हमने मोहब्बत से हमारे दिल में लगा के रखे, द वर्ड यूनान। पब्लिक भूल गया, जब आदमी बन गया तो उस वर्ड को बुनाए। इसलिए आप देखते होंगे यूनानी की जितने भी फिलॉसफी को या मेटाफिजिक्स को आप अच्छे से अगर पढ़े तो आपको ऐसा लगेंगे यूनानी इज द मदर ऑफ ऑल साइंस। तमाम साइंसों का माँ है, उम्मुल मालूमात आप बोल सकते हैं, तमाम मालूमात इसमें। इसलिए अक्सर आप देखते हैं यूनानी वालों को बेसिकली कहते हैं कि हकीम, द वर्ड हकीम हिकमत से बनी है, टेक्नीशियन। तो उस वजह से पुरानी किताबों में भी लिखा है कि एक हकीम को कम से कम 14 उलूम का माहिर होना चाहिए। कोई भी आदमी तबीब बन सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अगर कोई भी अच्छे डॉक्टर के पास जाके एक 6 महीना
कंपाउंडर का काम करो। आप स्कूल नहीं गया, मदरसा नहीं गया, पढ़ना लिखना नहीं आता, 6 महीने के अंदर बॉस के आगे जाएंगे आप इतना याद रखो, बॉस किस दवा किस मर्ज में देता है, कौन सी कलर, कौन सी साइज, नींद के लिए काला गोली, प्रेशर के लिए ग्रीन, शुगर के लिए रेड, दर्द के लिए व्हाइट, ये सीख के रखो। 6 महीने के अंदर आप तबीब बन सकते, लेकिन हकीम नहीं बन सकते। हकीम बनने के लिए आपको हिकमत की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर चीज इज कनेक्टेड टू। सो यूनान जो वर्ड है, जो ग्रीक फिलोसफी से बनी है, ये पुरानी जमाना कबल मसीह से हजारों साल पहले अभी भी उनकी ये चीज हमारे पास, ये यूनानी जो परफेक्शन जो है, ये यूनानी के तरीके से हम लोग कैसे लाएंगे? हाउ यूनानी, वाई यूनानी? एक्चुअली आई टोल्ड यू, यूनानी में हर चीज के लिए आपको एक पोटेंशियलिटी है, हर एंगल में आप यूनानी को सेलेक्ट कर सकते हैं, उतना पॉसिबिलिटी और पोटेंशियल ऑल एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन। ये मैंने ये बताया कि सिर्फ एक पर्टिकुलर आपकी फिजिकल बॉडी का नहीं, ये इंसान की हर बॉडी की हर एस्पेक्ट, जिंदगी के हर एस्पेक्ट को यूनानी ने डिस्क्राइब किया। इसमें यूनानी की तरीका हमने बताया कि व्हाई यूनानी इज इंपॉर्टेंट। यूनानी ओनली नॉट बिलोंग्स टू लाइक एक पर्टिकुलर बॉडी पे नहीं है, तो वो बॉडी के हिसाब से अगर हम यूनानी को सीखेंगे तो हम लोग एक महदूद हो जाएंगे। व्हाई यूनानी? यूनानी इज द नीड ऑफ द हावर। मैंने बताया कि ये अभी मौके की जरूरत है। अब एट प्रेजेंट आप देखते हैं कि यूनानी की इंपॉर्टेंस क्यों है। यूनानी की इंपॉर्टेंस इसीलिए डील्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब आप देखेंगे इसके अंदर क्या क्या चीज हमको लेके जाना है यूनानी को। सो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हुआ, व्हाई वी आर वेटिंग। सब है, रस्म दुनिया भी है, दस्तूर भी है, तो हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर। मैंने अक्सर ये कहते कि हम ये कहते कि बड़े बड़े प्रोग्राम अरेंज करते, बड़े बड़े मेला कंडक्ट करते, बड़े बड़े सेमिनार, ROTP, ये दुनिया के सामने यूनानी को अभी पेश मत करो। अगर सबसे पहले हमारे अंदर खुद एक कॉन्फिडेंस अगर हमने क्रिएट नहीं किया, फिर अवाम के साथ जाके हम क्या करेंगे? अवाम के साथ जाके हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ। उसके लिए हमको थोड़ा हमारे नॉलेज को इंप्रूव करना जरूरी है, किताबी नॉलेज नहीं। किताब उसूल तिब या कुलियात नफीसी या किताबुल मंसूरी या अल कानून पूरी गोल के पीने से भी नॉलेज नहीं बढ़ते। दैट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन। आपको कई भी इंफॉर्मेशन मिलेंगे, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आप पी सकते, लेकिन वो आपको एज ए नॉलेज के तौर पे नहीं मिलेंगे। जस्ट यू विल गेट एन एज एन इंफॉर्मेशन। सब चीज की मेन वजह मैं ये समझता हूं कि सब चीज की जो मेन वजह हमारे अंदर, दैट इज द वीक बेस। हमारी बेस जो है ना वेरी वीक है। दूसरी चीज, ये जो मिसकॉन्सेप्शन अबाउट द यूनानी में, ये हमारी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने की एक वजह ये था, पब्लिक, मैंने बताया कि हर लिहाज से दस्तूर भी है, मौका भी है। एक जमाना था कि पब्लिक यानी कि मरीज यूनानी को चाहता नहीं, पसंद नहीं करता। ये अवाम को, ये जो हार्डली 10-15 ईयर्स पहले या समझो हाल ही में ये हाल था कि जैसे मॉडर्न मेडिसिन का रुजू हुआ दुनिया में, सब मॉडर्न के तरफ भागे यूनानी को छोड़ के। तब तक सब यूनानी हकीम साहब को पहचानते थे, हकीमी इलाज करते थे, वाइद के इलाज करते थे। वाइद को अपनी खुद की तिब को छोड़ के मॉडर्न के तरफ भागने की कुछ मेन वजह क्या था? देयर आर सम मिसकॉन्सेप्शन अबाउट द यूनानी सिस्टम। वो हर अल्टरनेटिव सिस्टम के ऊपर, लेकिन यूनानी की बात कर रहा हूँ। एक तो कहते हैं कि यार यूनानी बहुत स्लो एक्ट करता है, इसलिए हम लोग को जीपी में यूनानी नहीं चला सकते। ये गलत बात है। जीपी में हमारी नॉलेज की कमी है। ये नहीं बोलो कि यूनानी स्लो एक्शन है, जीपी नहीं चला सकते। जीपी में 100% आप यूनानी चला सकते अगर इफ योर बेस एंड योर नॉलेज इज परफेक्ट। नंबर 2, अक्सर इसको ये कहते हैं कि यूनानी बहुत एक्सपेंसिव है। ये भी सरासर गलत है। हम लोग क्या करते हैं, कुछ जो नॉन क्वालिफाइड या कुछ कमाने वाले हकीम थे, वो अच्छे अच्छे कंपनी की दवा लेके उसकी स्टिकर निकाल के 500 की दवा 5000 को बेचने लगे। और सबको भी हमने क्या किया, 15 दिन 1 महीने का दवा देता है। जब आप एक 15 दिन का 1 महीने का दवा देते, इट बिकम लाइक मोर एक्सपेंसिव। जबकि मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथी मेडिसिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते का दवा लिखा के देता है या लेता है।
तो साई सी बात है, 200-250 रुपए में 3-4 दिन का दवा मिलता है, कभी कभी 100 रुपए में भी आ जाती है, क्योंकि एक दर्द की गोली, एक एंटीबायोटिक या एक एंटीहिस्टामिन 3 दिन का लेता है, 10-15 दिन रहते, 10-15 दिन नहीं ले रहे वो 2-3 दिन का ले रहे। अगर यूनानी दवा भी 1-2 दिन का दवा इस्तेमाल करके देखो, उतने ही आएंगी। लेकिन हम 15 दिन 1 महीने का दवा दे रहे हैं, हमारे पास एक जहन बढ़ चुके कि हम पुरानी इलाज करेंगे, पुरानी चीज की, हम एक्यूट ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो हम लोग बोलेंगे बाबा तुमको 1 महीना दवा खाना पड़ेंगे, 1 महीने का दवा हकीम साहब ने दे दिया, 3000 4,000 रुपए। तो इसलिए याद रखो, एक्सपेंसिव नहीं है। मोर रेस्ट्रिक्शन, परहेज, सब बोलते यूनानी में परहेज 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 है। परहेज बेसिकली सबब का इजाला है वो। लेकिन आजकल जो एक जमाने में था, अंडा मत खाओ, मछली मत खाओ, गोश्त मत खाओ, चाय मत पियो, ये इतना परहेज बताते मरीज को परेशान कर देता था। आज आप देखते हैं, इसीलिए मॉडर्न मेडिसिन के पीछे भागे। मॉडर्न में परहेज नहीं था, कुछ भी खाओ, क्योंकि वो हिस्ट्री तक नहीं पूछते, कुछ डॉक्टर साहब कुछ परहेज नहीं, कुछ नहीं, सब खाओ। अब हकीम साहब के पास जाएंगे तो पूरी हर चीज की परहेज है। अब आप देखते हैं हकीकत में सबसे ज्यादा परहेज किसमें? सबसे ज्यादा परहेज मॉडर्न मेडिसिन में। अगर आपको बाहर निकलने में छींके आ रहे, तो बच्चा अगर खेल कूदने में अगर छींके आ रहे, तो बच्चे को बोलेंगे बच्चे को बाहर खेलने में या खेलने को मत भेजो। सूंघना या आपको कोई सूंघने से, अत्तर से, उससे आपको तकलीफ और उससे दूर रहो। परहेज, नमक मत इस्तेमाल करो, गोश्त मत खाओ, रेड मीट मत खाओ। सबसे ज्यादा परहेज किसमें? मॉडर्न में। यहां तक कि चलने में आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर बोलेंगे चलो मत। इतना कड़ा परहेज तो यूनानी में नहीं है। नमाज में तकलीफ है तो बैठ के नमाज पढ़ो, काम करने में तकलीफ है आज से आराम करो, कुछ काम मत करो। इतनी सारी प्रेस्ट्रिक्शन मॉडर्न में, यूनानी में नहीं। यूनानी में इसीलिए हम लोग गलत परहेज कहते हैं कि हमको बेस नहीं मालूम। अंडा, मछली, दूध, सब चीज, खट्टी चीज, गर्म चीज, सब चीज का परहेज नहीं है। अगर आपका बेस मालूम है, अगर आपको मालूम मरीज सफरावी है, तो उनको बोलो आप खट्टी चीज खाओ, भरपूर, लींबू खाओ, कैरी खाओ, अचार खाओ, सब खाओ। अगर मरीज सफरावी है तो ये सब खिलाओ। अगर मरीज बलगमी है तो उसको बोलना चाय पियो, कॉफी पियो, अंडा खाओ, सूप पियो, मछली सब खाओ। ये हमको हमारी बेस नहीं मालूम था, तो हमने बोल दिया अंडा, मछली, दूध सब बंद कर रहा। क्या कोई एंड साइंटिफिक चीज से बातें करते, क्योंकि हमारी कंसेप्ट क्लियर नहीं था। इसलिए हमारी बोलने के जो तरीका है, परहेज का भी कंसेप्ट क्लियर नहीं था। अगर किसी को बोला बाबा दिन और रात में कहीं मत जाओ, फिर कब जाएंगी? अरे भाई जिसको दिन सूट नहीं होता है तो रात तो एकदम मस्ती करेंगे, मजा करेंगे। वो जिसको रात से डर लगता है दिन अच्छा लगता है उसको। ऐसा थोड़ी है दोनों से। जिसको गर्मी परेशान कर रहे उसको सर्दी अच्छा करेंगे, जिसको सर्दी से परेशान हो तो गर्मी से उसको फायदे मिलेंगे। इलाज भी जिद है हमारी मसला। तो ऐसे हर चीज से कैसे परहेज दूसरी चीज बैड प्रेजेंटेशन। बैड प्रेजेंटेशन खुद का भी झोला छाप हकीम के हिसाब से माना जाता है। आड़ा टेढ़ा उल्टा सीधा चलना। अब इस्लाम की बातें भी करते हैं और आड़ा टेढ़ा, अल्लाह जमील है और जमाल है, अल्लाह खूबसूरती को पसंद करता है। वो हम कहते हैं कि इस्लाम या हमारी मजहब में दाढ़ी लंबा रखना, आड़ा टेढ़ा एकदम जितना गंदगी से चले उतना अपने आप को परहेजगार समझते हैं, मुत्तकी समझते हैं दुनिया। एक दाढ़ी तक अच्छे से साफ करके रखने नहीं आते, नहीं यार ये सब वो थोड़ा सा तकवा कम हो जाएंगे। हमारी खुद की प्रेजेंटेशन यूनानी सुनते झोला छाप हकीम बोलते, ये नहीं था। हमारी हमारी क्वालिटी हर जगह पे दिखना चाहिए, बातिनी और जाहिरी दोनों सही रहना चाहिए। वो भी एक अलग बात है। आपने बातिनी अच्छा रखे, जाहिरी खराब रख के कोई फायदा नहीं। तो खुद के प्रेजेंटेशन अच्छे रखा करो। जो दिखता है वो बिकता है, वो दुनिया का उसूल है। वो जो दिखता है वही बिकता है। मॉडर्न मेडिसिन ने दिखाया सब कुछ, लेकिन वो बिकने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। हमारे पास दोनों है लेकिन हम करता नहीं। दूसरी दवा की जो प्रेजेंटेशन, आड़ा टेढ़ा उल्टा सीधा, उसकी कभी कभी लीक हो रहे, कभी स्टिकर फटे हुए, कभी थोड़ा माजून बाहर आ रहा है, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा स्टिकर, और ऐसी ऐसी प्रेजेंटेशन करते हैं कि जैसे लगता है कि कोई उरूस की नोटिस चिपकाया है। कोई उरूस का जो नोटिस आता है ना ग्रीन टाइप, ऐसे नोटिस रहते हैं दवा के साथ। इतनी बैड प्रेजेंटेशन रहती है, देख के समझ में आते ये कोई खास कम्युनिटी की दवा है।
बोलते हैं ये हमारी कम्युनिटी में ही चलता है, सिर्फ कम्युनिटी को जाहिर करता है, कम्युनिटी को प्रसन्न करता है उसके ऊपर। ये क्या कोई कम्युनिटी की दवा है? प्रेजेंटेशन इतना परफेक्ट नहीं। कितने कितनी मट्टी बिकता है बाजार में, मट्टी बिकता है सोने के भाव में, विथ गुड प्रेजेंटेशन। गोबर बिकता है, गोबर, गोबर बिकता है ऑनलाइन में, हमारी दवा क्यों नहीं बिकता है? प्रेजेंटेशन इज सो नॉट टैंजेबल, मतलब यूजफुल, हाथ में ऐसे हैंडी नहीं है। माजून लो, फिर उसको चम्मच निकालो, अगर चम्मच अगर आ गया तो कभी चम्मच टूट जाएंगे, इतनी सख्त माजून। वो इसे अपनी जितने भी मरहम है हर चीज में इजीली यूजफुल नहीं है, यानी कि इको फ्रेंडली की, कस्टमर फ्रेंडली नहीं, इस्तेमाल करने में, हैंड में पकड़ने में, हर चीज में प्रॉब्लम है। नॉट पैलेटेबल, टेस्ट अच्छा नहीं, कड़वा। कड़वा अगर समझो तुम्हारे, अगर टेस्ट स्मेल वो तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन उसकी जो पैलेटेबिलिटी है, आज की बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, उसके बहुत सारे साइंस आगे बढ़ चुकी है, उसमें हम थोड़ा बहुत तब्दीली कर सकते विदाउट चेंजिंग द फॉर्मुलेशन। जैसे बोलते कि मास्किंग, कड़वाहट को कम करने के लिए मास्किंग एक तरीका है, आपको समझ में नहीं आएंगे ये कड़वा है क्या नहीं। और एक जमाने में ऐसा था कि हमारे जो जितने भी दवा, शरबत वगैरह सब माजून बेस्ड या सिरप के अंदर, या किवाम या गुड़ या हनी बेस्ड था, वो प्रिजर्वेटिव के हिसाब से रखे थे, खराब ना होने के लिए। जरूरत नहीं थी कि उसके अंदर गुड़ डाले या शक्कर डाले, वो प्रिजर्व करने के लिए था। आजकल प्रिजर्वेटिव है कम, जो हैजार्डस हो या जिसके अंदर हेल्थ को इतना इंजूरियस ना हो, वो ऐसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते, ताकि ये मीठा या माजून की छोटा सा कम कर सकते। वी आर चेंजिंग द फॉर्मुलेशन, फॉर्मूला में हाथ मत लगाओ, दिस अ बैलेंस्ड फॉर्मूला। दूसरी अनअवेलेबिलिटी है। व्हाट इज अनअवेलेबिलिटी? हम कोई दवा लिख के दे, डॉक्टर साहब ये कहाँ मिलेंगे? अब हम जाएंगे कई डिस्ट्रीब्यूटर के पास, जो हमारे दवा रखो, तो डिस्ट्रीब्यूटर बोलेंगे हम दवा रख के क्या करें, कोई लिखता नहीं। दोनों सही है। अब ऑनलाइन में आप मैच बॉक्स भी मंगाओ, सोप भी मंगाओ, सोफा भी मंगाओ, आपके घर पे अमेजोन ला के देंगे। तो अब एक दवा नहीं पहुंच पा रहे हम लोग, इतने आगे जाने के बावजूद भी, दुनिया इतना आगे जा चुके, और हर साइंस की जो बेस हमारे हाथ में, फिर भी हम पीछे हर मामले में, और बोलते यार यूनानी को कुछ आगे बढ़ो, का बोलने से कुछ नहीं होता। दूसरी एक मिसकंसेप्शन था यूनानी को पीछे धकेलने की, दिस इज ओनली फॉर सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए। ये पुराने जमाने में, राजा महाराजा लोग के जमाने में जो दरबारी हकीम थे, उन लोग शाही जो तबीब थे, जो नवाबों के लिए, रईसों के लिए दवा बना के देते थे, नो डाउट। लेकिन वो चीज जब अवाम में आया तो अवाम ये समझने लगा ये एक्सक्लूसिव फॉर सेक्सुअल वीकनेस के लिए यूनानी हकीम लोग नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग सिर्फ ये करेंगे कि इसकी कंसेप्ट ये है कि हम लोग सिर्फ उसको क्रॉनिक डिजीज में, अक्यूट में नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो नाउ ये सब मसला खत्म हो गया। नाउ पेशेंट्स आर रेडी। अब तुम उठा के देखो, पेशेंट से पूछ के देखो, महंगा है चलेगा, कड़वा है चलेगा, बहुत परहेज है चलेगा, 6 महीना लगेंगे चलेगा। क्यों ये सब चलेगा? अभी हमको छोड़ के मॉडर्न के पास गए थे कुछ होगा समझ के, क्योंकि वहां न परहेज है, सस्ता है, पैलेटेबल है, टेस्टी है, यूजफुल है, सब सोच के गए थे। सब उनको मालूम पड़ा दे आर डूइंग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, गॉट साइड इफेक्ट। जिस दिन दवा बंद करते वापस आ रहे, सब पब्लिक वापस आ रहे। पेट की जलन के लिए 2 साल से डॉक्टर के पास जा रहे, सर दर्द के लिए 2 साल के लिए डॉक्टर के पास जा रहे। इतना पैसा बर्बाद होने के बाद में उनकी तकवा सामने आ गया, तकवा, होश आ गया। डॉक्टर साहब मुझे कोई देसी दवा दो, 6 महीना खाना पड़े, नो प्रॉब्लम डॉक्टर साहब, मैं अभी 2 साल से वो स्पेशलिस्ट का, एमडी का दवा खा, इतना खर्चा करवाया उसने, इतना चेकअप का, कोई फायदा नहीं। अभी हकीम साहब बोल रहे 6,000 लगेंगे, चलेगा डॉक्टर साहब, मैं हकीम साहब मैं ले लूंगा, कड़वा है चलेगा, बदबू है बांस मारेंगे चलेगा, स्टिकर से निकलेंगे बाहर चलेगा, सब रेडी है। अब पोस्ट कोविड के बाद में इस दौर में और थोड़ा इज्जत बढ़ गई यूनानी वालों का, क्योंकि उनको मालूम पड़ा एक अदना सा नजले से दुनिया परेशान हो गया, दुनिया परेशान हो गया। एक अदना सा नजला, इसको कोविड और कोरोना का नाम को अगर मिटा दिया जाए तो ये नजला है। इतना मॉडर्न, इतना सुपर स्पेशलिटी साइंस यूनानी को, यानी कि इस नजले को हैंडल नहीं कर पाए।
सबको मालूम पड़े, अच्छे अच्छे लोग को भी, ये जो लोअर तबके के लोग को भी यहाँ तक के मालूम पड़ा, हाँ वहां कुछ नहीं, सब कुछ इन्हीं के पास। अब गवर्नमेंट भी रेडी है, आयुष भी रेडी है, प्रमोट करो हमारे सिस्टम को। पहले इस सिस्टम को गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करता। अब तुम लोग याद रखो, अभी हाल ही में यही होने वाला है। आपके पास अगर बीओमएस डिग्री है, आप बीओमएस ही या यूनानी आप डील कर सकते, होम्योपैथी है तो होम्योपैथी डील करो, आयुर्वेदिक है तो आयुर्वेदिक डील करो। सिर्फ अभी केरला, तमिलनाडु है शायद, केरला, कश्मीर, गुजरात, दिल्ली, 2-3 स्टेट ऐसा है आपको मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अभी ये गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट रूल लागू करने वाला हो, यूनानी प्रैक्टिस करो, तब आपको घर वापसी के लिए भागना पड़ेंगे, बाबा कुछ तो कुछ पढ़ो, यूनानी की डेक्सा क्या है, यूनानी की पैरास्टामोल क्या है, यूनानी की सीपीएम क्या है, ये सब देखने के लिए आपको फिर भागना पड़ेगा। दिस इज द राइट टाइम। ये जो चीज है हमारे सिस्टम को, आप देखते हैं कि मैंने वापस बताया कि जो पोटेंशियलिटी है, एक दौर में जो मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं कि फिजिकली फिटनेस इज वेलबींग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक डेफिनेशन, बहुत पुराना डेफिनेशन था, फिजिकली फिट होना इज अ साइन ऑफ फिटनेस नहीं था, फिर वाला फिजिकली एंड मेंटली शुड बी फिट, थोड़ा सा चेंज किया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, किसके ताल्लुक से, वो डेफिनेशन को। बाद में इन लोग ने बोला नहीं नहीं, एक आदमी फिजिकली फिट है, मेंटली भी फिट है, बट इज नॉट इमोशनली अगर फिट नहीं है तो इज नॉट अ हेल्थी पर्सन। अभी यहां तक कि स्पिरिचुअलिटी को भी ऐड किया गया। आदमी आजकल एक फैशन हो गया, स्पिरिचुअलिटी एक बिजनेस हो गया, योगा से लेके स्पिरिचुअल बाबा लोग से लेके पूरी आजकल ऑनलाइन में बहुत बड़ा बिजनेस है, $1 बिलियन का बिजनेस हो गया स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली। जबकि होना चाहिए था स्पिरिचुअल से स्टार्ट होकर फिजिकल में आना चाहिए था। हमारे सफर फिजिकल से स्टार्ट होकर स्पिरिचुअल में लास्ट पहुंच रहा था। हमने ये क्या समझा था, स्पिरिचुअलिटी ये बाबा लोग का, ये सूफी लोग का, ये संत लोग का, ये कुछ खास मखसूस लोग का काम है, हमारा काम नहीं। जब से होना चाहिए था हमारी जाहिर से ज्यादा बातिनी अच्छा होना चाहिए, जाहिर नहीं, जाहिर बाद में खुद ब खुद अच्छे होते। तो ये जाहिरी और बातिनी एक साथ सही होने की एक बेहतरीन टूल, एक बेहतरीन प्रिंसिपल बेस्ड ट्रीटमेंट है हमारे सिस्टम यूनानी। हम जानते हैं जैसे कि हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ, हमें पढ़ते रहते, तारीख दोहराया जाता है, ये तारीख अभी दोहराने वाला है। दिस हिस्ट्री इज गोइंग टू रिपीट वेरी सून, माइंड दिस वर्ड। एक्चुअली तुम लोग इसमें ध्यान में रखो, ये आ रहा है, तुम लोग सब सोए हुए, इंक्लूडिंग मी, हम सोए हुए, हमको ये नहीं मालूम दुनिया कहां जा रहा है। दुनिया एक बदल मांग रहा है, दुनिया हमारे पास हाथ फैला रहा है, आपके पास है क्या कुछ, आपके पास है क्या, आपके पास है क्या, बस हम हमारी थियरी पे चले, हमारी थियरी पे चलिए। ये जो हिस्ट्री रिपीट होने से आप एक छोटा सा एक चीज आप पास्ट की तरफ जाके देखो, हमारी माजी की तरफ। जितने भी ग्रीक फिलोसफी जो थे, जो फिलोसफी, हमने फिलोसफी को बोल के एक साइड कर दिया, हम साइंस वाले, क्योंकि हम लोग मॉडर्न लोग हैं ना, तो फिलोसफी को मानता नहीं। बेसिकली मॉडर्न साइंस का जो प्रीकर्सर है, उसकी जो रॉ मटेरियल है, मॉडर्न साइंस का जो रॉ मटेरियल है, दैट इज फिलोसफी। जितने भी मॉडर्न साइंस जो डेवलप हुआ है, वो सब डेवलपमेंट फिलोसफी से बनी। फिलोसोफी, इट्स अ ग्रीक वर्ड, फिलोसोफी। फिलो मतलब नॉलेज, सोफी मींस लव, फिलोसोफर मींस दोज हु लव द नॉलेज। अपने आप को फिलोसोफर कहो। You, if you love the knowledge, then you are a philosopher. तो जितने भी जो ओल्ड फिलोसफी थे, वो सब फिलोसफी ग्रीक के फिलोसफी से, जितने भी जो प्रेजेंट कंडीशन में हमने जो इस्तेमाल कर रहे साइंस के नाम से, ये सब फिलोसफी से इन्वॉल्व हुआ है, पूरी की पूरी फिलोसफी से इन्वॉल्व हुआ है। मिसाल के तौर पे जो अपने जो बाप दादा थे, जैसे कि सुकरात है, अरस्तु है, अफलातून है, गैलन है, इब्न सीना, राजी वगैरह, इन लोग ने साइंस को, आज की जो साइंस की जगह पे हर चीज को फिलोसफी के जरिए समझा है, क्योंकि उनके पास इतनी सारे लैंग्वेजेस, इतनी सारी वर्ड्स, इतनी सारी टर्मिनोलॉजी नहीं था। वो पूरी दुनिया के सामने इसको पेश किया गया, आम इंसान को इसको समझने में प्रॉब्लम रहा। उसी चीज को जो मॉडर्न साइंस की
जो सब एटॉमिक लेवल की, जो प्लैंक है, बोर्स, आइंस्टीन, श्रोडिंगर, आइंस्टीन, निकोलस टेस्लर, मैक्सवेल जैसे लोग उन फिलॉसफी को, जिस फिलॉसफी को, जो अनसीन फिलॉसफी, जो दिखता नहीं था, हमने उसको फिलॉसफी समझा, हमने उसको मिथ समझा, हमने उसको कहानी समझा, हमने थोड़ा टाइम पास समझा, हमने पूरा बोरिंग सब्जेक्ट समझा, हमने उसको कुल्लियात समझ के साइड में रख दिया। उस चीज को इन लोग ने आज के दौर में एज अ साइंस के जरिए, साइंस के माध्यम से, साइंस की लैंग्वेज के जरिए दुनिया के सामने पेश किया गया। आइंस्टीन ने कई लेबोरेटरी में इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, रिसर्च नहीं किया, श्रोडिंगर ने रिसर्च नहीं किया, नील बोर्स ने, जितने भी क्वांटम थियरी का जो फादर है, इसने कई टेस्ट ट्यूब से कोई रिसर्च नहीं किया। दे डिड एज आवर एंसेस्टर्स, जैसे बुखरात ने, सुकरात ने जो किया, जो थॉट एक्सपेरिमेंट किया, वही थॉट एक्सपेरिमेंट के जैसे इन लोगों ने भी थॉट एक्सपेरिमेंट किया। किसी ने चांद सूरज की जाके उसकी नापा नहीं, उसके टेम्परेचर नहीं किया, सब इनकी जो थॉट से बनी है। ये आज अल्ट्रा मॉडर्न हो गया। ये जो साइंस है, अभी आप देखते होंगे जितने भी प्रेजेंट, अभी मैं पास की बात किया, मॉडर्न की अगर टिप को बात करें, मॉडर्न साइंस की बात करें, बोलते कि हम हाईली एविडेंस बेस्ड, हाईली सुपर स्पेशल, हाईली स्पेशलाइज्ड मेडिसिन है। मेडिसिन ने क्या किया मालूम? टू शो लाइक हेल्थ की जो फिलॉसफी को डिवाइड किया गया, कुली तौर पे जो हेल्थ था उसको जुजी तौर पे डिवाइड किया टू सुपर स्पेशलिटी एंड स्पेशलिटी में साइंस की नाम देने के लिए, हर जगह पे, हर जंक्शन पे साइंस की लेबल करने के लिए एंड द कमर्शियल पर्पस के लिए इस सिस्टम को तोड़ डाला, इस सिस्टम को फ्रेगमेंटेड कर दिया इन द नेम ऑफ साइंस एंड इन द नेम ऑफ कॉमर्स, क्योंकि इसमें हर एस्पेक्ट में कॉमर्स, क्योंकि पेशेंट को ये सब चीज से कोई मतलब नहीं, आप उसको कितने भी प्रोलिफरेट करो, आप उसको कितने भी इलैबोरेट करो, पेशेंट को क्या चाहिए? पेशेंट को रिलीफ चाहिए। ये तुम्हारी है कि तुम उसको कितने एडवांस लेके जा रहे, पेशेंट को इसकी जरूरत नहीं। पेशेंट नीड्स टू बेनिफिट, मरीज को दो बेनिफिट होना चाहिए डॉक्टर से। हम लोग एक गिनते हैं, मरीज क्या बोलते हैं? दो बेनिफिट। एक, डॉक्टर साहब के पास गया, हकीम साहब के पास गया, अच्छा हो गया। एक बेनिफिट नहीं, अच्छा भी हो गया, दवा बंद भी हो गया, योर ट्रीटमेंट शुड स्टॉप। अब ट्रीटमेंट का स्टॉप नहीं होते, चालू है डायबिटिक, हाँ ठीक है, अच्छा है, दवा बंद है कि नहीं, दवा चालू है, फिर कैसे अच्छा हुआ? प्रेशर ठीक हो गया, ठीक कहाँ हुआ? ठीक हो गया तो डॉक्टर के पास जाना क्यों जा रहा है? फाइल क्यों बन रहा है? फाइल पे फाइल, फाइल पे फाइल बनते जा रहे हैं, जैसे अदालत में जाता है, चैप्टर क्लोज है तो फाइल को जला डालो ना, फाइल क्लोज नहीं होता है। तो व्हेनेवर लाइक पेशेंट को दो बेनिफिट मिलना चाहिए डॉक्टर से। वन, परेशानी दूर हो गया, दूसरी डॉक्टर के पास जाने की जो परेशानी या दवा खाने की जो परेशानी वो भी बंद हो गई। बीमारी सिम्टोमेटिकली हमने सबसाइड किया, लेकिन डॉक्टर के पास आना जाना बंद। दूसरी, लॉजिक एंड इलॉजिकली आप देखेंगे कि सुपर स्पेशलाइजेशन ही एक चीज है तिप को बर्बाद करने में, हेल्थ साइंस को बर्बाद करने में अव्वल नंबर। अगर कुली तौर पे अगर डॉक्टर पेशेंट को देखा होता तो इतना मसला नहीं होता था। सब चीज वहीं से शुरू हो गया, लॉजिक एंड इलॉजिकल की बातें। एंड आखिर हम कहाँ पहुंचे? पैलिएटिव केयर पे। इतनी साइंटिफिक एडवांस होने के बाद में भी अगर आपको कोविड भी हो गया, आप डायग्नोस हो गए, घर पे बैठो, पैरास्टामोल खाओ, आराम करो, स्टीम इनहेल करो, बस इससे आगे क्या है? इज आर पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर कब करता था पहले? पैलिएटिव केयर सिर्फ फॉर कैंसर पेशेंट का था, जो ला इलाज मर्ज है, जिसको हम बईदुल इलाज कहते थे, जो खबीस मर्ज जिसको कहते, कोई इलाज नहीं या अब तक मालूम नहीं। ऐसी बीमारी को उस जमाने में या इस जमाने भी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, पैलिएटिव ट्रीटमेंट, सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट करते। जैसे कैंसर हो गया, दर्द, मॉर्फिन दे दो, नींद नहीं आ रहा है, कोई हिप्नोटिक ड्रग्स दे दो, पेट साफ नहीं हो रहा है, कोई परगेटिव दे दो। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पैलिएटिव केयर। अब तुम उठा के देखो, नजले से लेके सबसे अदना सा बीमारी क्या है, नजले से लेके कैंसर तक इलाज पैलिएटिव केयर हो गया। हम कहते हैं कि हम मॉडर्न है,
हम सुपर स्पेशलाइजेशन बनाया अस्पताल को, मेडिसिन के मामले में नहीं, इन्वेस्टिगेशन के मामले में हमारी अस्पताल सब लेबोरेटरी बन गया, सुपर स्पेशलिटी लेबोरेटरी। आपके पास क्या स्ट्रेन, क्या डेल्टा वेव, कौन सी स्ट्रेन आ गया, कौन सी बीमारी की कौन सी आईजीजी, आईजीएम, आईजीजी, जितने क्लासिफाई कर सकते उतनी लैब खुलते गया, उतनी खर्चा बढ़ाते गया। मेडिसिन का, मैं समझता मेडिसिन का जो वर्ड है मेडिसिन, वो डिलीट करना चाहिए था अस्पतालों की बोर्डों से। डायग्नोस्टिक सेंटर्स, नॉट डायग्नोस्टिक लाइक आपकी बायोकेमिस्ट्री, आपकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस हुआ हम बता सकते, इसकी सबब नहीं बता सकते। हम आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हुआ रिपोर्ट निकाल के प्रिंट आउट करके देंगे, बट वी डोंट नो व्हाट इज द कॉज, हम पिक्चर निकाल के देंगे आपको। अब ये चीज जो है ना, बेसिकली हेल्थ साइंस, हेल्थ सेक्टर, मैं हर हेल्थ सेक्टर की बात नहीं कर रहा, देयर आर सम एक्सेप्शंस आर देयर, हर चीज की बात नहीं कर रहा। ये हमारे लिए नहीं बना है आज की जो हेल्थ साइंस है, ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं है, दिस इज फॉर इन्वेस्टर्स। अभी अस्पताल खोलते कि जैसे आप लोग ज्वेलरी खोला, यू नीड सम रिटर्न्स, इट्स फॉर इन्वेस्टर्स के लिए, मरीज के लिए थोड़ी है। इसलिए जो ऑब्जेक्टिव जो है मरीज को अच्छा करना है, वो ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया। उस वजह से बर्दाश्त कौन कर रहे हैं? सब्जेक्ट सफर कर रहे हैं, सब्जेक्ट सफर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो ऑब्जेक्टिव था हेल्थ को कब का बदल चुके। पैसा कमाना है, मरीज की इतिदाल में लाना है, मरीज की होमियोस्टेसिस लेवल को वापस लाना है, मरीज की बीमारी उसको समझाना नहीं, मरीज का प्रॉब्लम बताना, उसकी दवा देना। मरीज क्यों आते हैं हमारे पास? हमारी प्रॉब्लम क्यों हुआ, इसके लिए हम फीस देते, कंसल्टिंग फी। दवा खाने के लिए कंपाउंडर के पास जाओ, कंपाउंडर को जाके बोला अल्सर का प्रॉब्लम आ रहा है, कंपाउंडर उठा के देंगे, कौन सी चाहिए, यूनानी चाहिए, आयुर्वेदिक चाहिए, होम्योपैथी चाहिए, हर चीज का मेरे पास, क्लासिको का है, फाइजर का है, सब कंपनी का है, विप्रो का, हर कंपनी का है, 10 रुपए का है, 50 का, सब दवा के मालूमात सबसे ज्यादा फार्मासिस्ट रखता है, दवा खाने के लिए नहीं। हमारे पास आता है, मेरा प्रॉब्लम क्यों है डॉक्टर साहब, उसकी सोल्यूशन बताओ, दवा मत बताओ। ये सोल्यूशन सिर्फ हकीम बता सकते हैं, डॉक्टर नहीं बता सकते। डॉक्टर बोलेंगे तुमको गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, पान गैस्ट्राइटिस हो गया, या आपको इसोफेगेट हो गया, दवा दो, और एक आपको एंडोस्कोपी करके रिपोर्ट देंगे। मरीज को ये बोलना चाहिए, आपकी मिजाज गर्म है, आपकी मिजाज सफरावी है, आप रात में जागो मत, आप मिर्ची मत इस्तेमाल करो, आप सुबह नाश्ता जल्दी किया करो, आपकी जो राइट नाउ आपकी जो प्रॉब्लम वो मैं सॉल्व करके दूंगा, लेकिन आपको वापस इससे न होने की एक तदाबीर हम बता देंगे, सबब का इजाला करेंगे। ये हमारी ड्यूटी है, ये हकीम लोग का ड्यूटी है, ये डॉक्टर, सब डॉक्टर नहीं बताते। इसीलिए आप देखते होंगे हम लोग बोलते हैं ये आउटडेटेड है यूनानी, ये फिलोसफी आउटडेटेड है। आप देखेंगे पिछली फिलोसफी की जो दौर और आज की साइंस को जरा कंपेयर करके देखो, आजकल हमने जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप से बैठ के पूरी हिंदुस्तान से पूरी दुनिया के, पाकिस्तान के भी है, हर जगह के लोग इसमें इन्वॉल्व है। मैं कहां बैठे, मैं कलिकट में बैठ के बात कर रहा हूं। ये कौन सी फिलोसफी है? ये वही फिलोसफी है जो हमारे बाप दादा ने पढ़ाया था। इस कैफियत की फिलोसफी से काम कर रहे हैं। मादियत से मैं तुम्हारी नजदीक नहीं, कितने मीलों कोसों मील दूर है, यू कैन सी मी, यू कैन हियर मी, व्हाई? अगर आप मादियत को, साइंस को इतना बिलीव करते, जो दिखने वाली साइंस, हाउ इट इज इट पॉसिबल इतनी दूर से आप? ये है कैफियत की फिलोसफी, ये है कैफियत की साइंस। ये हमारे आंखों के सामने डेली हो रहे, लेकिन हमको, हमारी होश में नहीं, हम तकवे में नहीं। इसलिए कहते कि बड़े बड़े जो कमिंग एरा, जो आने वाले 10 डेकेड्स के अंदर वाइब्रेशनल मेडिसिन के एरा आने वाले, कैफियत की दवा, यानी कैफियत की मेडिसिन का मतलब फिजिकल मेडिसिन की इंपॉर्टेंस कम होने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च कर रहे हैं। एक किताब आते हैं वाइब्रेशनल मेडिसिन, आप ऑनलाइन में परचेज कर सकते हैं इस वाइब्रेशनल मेडिसिन। ये किताब सब पढ़ो, उसमें ये कहते हैं कि अभी आने वाले दौर में सबसे ज्यादा रेवोल्यूशन होने वाले बहुत सारे इजाद में, 10 इजाद में एक इजाद है 3D पिक्चर्स। अभी हम लोग सब 2D पिक्चर्स प्रिंट आउट निकालते हैं, अभी 3D पिक्चर्स आएंगे, आप चीज 3D में निकाल के दे सकते। जितने भी एनर्जी को आप पैक्ड, जैसे बैटरी के शक्ल में आप घूम के लेके जा सकते, पैसा अभी लेके घूमते, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को, घर की इलेक्ट्रिसिटी को आप स्टोर करके रख सकते, कार की इलेक्ट्रिसिटी को 1 महीने की आप
कार चलाने की डाउनलोड कर सकते हैं एनर्जी को, एनर्जी डाउनलोड करके एक छोटे छोटे पैकेज की शक्ल में, पहले पहले बड़े बड़े बैटरी लेके घूमता था, अभी छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी जेब में डाल के घूम सकते। दैट इज ऑल्सो कैफियत, नॉट मादियत। इतनी सारी एनर्जी आप जेब में डाल के आप तो जल जाएंगे, फिर आप इसके ऊपर ईमान कैसे रख रहे हैं? ये दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज यूनानी कैफियत, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज वाइब्रेशनल मेडिसिन। हर जगह पे देखो स्पिरिचुअलिज्म, योगा, दिस काइंड ऑफ थेरेपी पब्लिक ढूंढ रहे, हर जगह पे इसको प्रमोट कर रहे, इवन वेलनेस सेंटर में भी इस चीज को प्रमोट कर रहे। ये जो प्रिंसिपल बेस्ड हमारा जो बेस्ड है, प्रिंसिपल बेस्ड वाइब्रेशनल ट्रीटमेंट मेथड है यूनानी। व्हाट इज प्रिंसिपल बेस्ड? उसूल पे आधार, उसूल परस्त। मॉडर्न मेडिसिन प्रिंसिपल बेस्ड नहीं, उसूल परस्त नहीं है। तो आप बोलेंगे ऐसा कैसी बात कर रहे? मॉडर्न में उसूल नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। वो एक जगह पे बायोकेमिस्ट्री इस्तेमाल करते, कभी एंटीबायोटिक की एक नजरिया पेश करते, कभी मेटाबॉलिक का एक नजरिया पेश करते, कभी लाइफस्टाइल डिजीज, हर जगह पे अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी नजरिया, अपनी अपनी प्रिंसिपल को लोग अडॉप्ट करते हैं। हर जगह का समझा, बैक्टीरिया और वायरस की अगर प्रिंसिपल अडॉप्ट कर रहे, देन व्हाट अबाउट डायबिटिक मेलाइटिस, व्हाट अबाउट किडनी फेलियर, व्हाट अबाउट पाइल्स? ये सब क्या है? ये सब चीज में आपको बैक्टीरिया वायरस को कैसे लेके आएंगे? तो अगर आप एक साइंस को एक प्रिंसिपल के आधार पर अगर साइंस को आप बात कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल को हर जगह पे आप क्या करो, मेंटेन किया करो। यूनानी इज द ओनली साइंस विच मेंटेन हर जगह पे अपनी उसूल, दवा पे हो, असबाब पे हो, अकसाम पे हो, तारीफ में, हर जगह पे अपने उसूल को मेंटेन करता है। ओके इसलिए टेकिंग टू द मिजाज के इतिबार से हम लोग अगर यूनानी की बात करेंगे, यूनानी इज द हाईली कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट फॉर द फ्यूचर। हर आदमी की फ्यूचर में कस्टमाइज ट्रीटमेंट देंगे आपके लिए, एक अलग, आपको क्या खाना है, क्या रहना है, क्या सुनना है, क्या पहनना है, हम बताएंगे। ये नहीं कि सबको पैरासिटामोल दे रहे, इसको पैरासिटामोल दे रहे हैं, इसको अलग दे रहे हैं, क्योंकि इसकी सबब अलग है। सोल्यूशन फॉर ऑल इश्यूज, हर इश्यूज के लिए, हर आदमी के लिए कस्टमाइज ट्रीटमेंट। अगर आप देखते हैं बड़े बड़े जो रईस लोग खुद के लिए मोबाइल बनाते, कस्टमाइज मोबाइल बनाते, वो किसी को डिफॉल्ट नहीं रहते, वो मेरी जरूरत के हिसाब से मैंने हर चीज उसमें कस्टमाइज करके रखी। तो सोच के देखो, तुम्हारे पास एक ऐसी डॉक्टर है, एक ऐसी हकीम है, ही इज प्रिस्क्राइबिंग एवरीथिंग एज अ कस्टमाइज बेस, जैसे मरीज ने चाहा, जैसे डॉक्टर ने बताया। हमारी इसमें एक कहावत है मलयालम में, वैद्यन इच्छिच्चതും रोगी इच्छिच्चതും वैद्यन विधिच्चതും। तुमको सुनने में थोड़ा गड़बड़ लगे, उसका मफहूम ये है कि जैसे मरीज ने चाहा वैसे हकीम ने बताया। ये है हमारी सिस्टम। अब इतनी सारी फैसिलिटी, इतनी सारी हाईली कस्टमाइज्ड हमारी सिस्टम, इतनी हाईली रिच फिलोसफी, बड़े बड़े फिलोसफी को लेके इतने बड़े काम किया, तो व्हाई शुड वी लॉस्ट आवर फेस? हमारी जो यूनानी की जो वजन, यूनानी की जो इज्जत दुनिया के सामने लॉस क्यों हुआ? जबकि मोर देन 50 मेडिकल कॉलेज हिंदुस्तान में, बड़े बड़े प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, हमदर्द है, अलीगढ़ है, एनआईयूएम में, तिब्बिया, निजामिया तिब्बिया कॉलेज जैसे खूबसूरत इदारा हमारे पास। 50 के ऊपर मेडिकल कॉलेज, 10 के ऊपर पीजी कोर्सेस चल रहे हैं। हमारी जो इज्जत आज, जो यूनानी की इज्जत, और आज से 50 साल पहले जो हकीम, जो गांधी जी ने जो तकमीली तिब्ब कॉलेज स्टार्ट करने से पहले, यूनानी जो हकीम अजमल खान के जमाने में जो यूनानी की जो इज्जत थी, वो इज्जत और आज की इज्जत में कंपैरेटिव स्टडी करके देखो, हमने क्या अचीव, हमने क्या पाया। हमने पाया हमारे सिस्टम को एविडेंस बेस्ड, हमारे सिस्टम को साइंटिफिकली साबित करने के लिए हमने बहुत सारे नाटक किया, बहुत सारे तमाशा क्रिएट किया, लेकिन अवाम तक इस सिस्टम को पहुंचा नहीं पाया, क्योंकि हमने हमारी फिलॉसफी को गलत तरीके से ट्रांसलेट किया। हमने हमारे फिलॉसफी को साइंस के आगे, हम भी साइंटिफिक है, हम भी हाईली एजुकेटेड है, सो मॉडर्न है, बताने के लिए हम हमारी फिलॉसफी को इनके साथ जोड़ के एक नया शर्ट पहन डाला। किसका शर्ट? वो कोट पहना डाला, साइंस का एक कोट पहन डाला। अंदर क्या है कुछ नहीं मालूम, कोट अच्छा है, कोई काम का नहीं। तो हमने स्टार्ट किया लेबलिंग के लिए। तो उसके लिए सबसे एक बेहतरीन तरीका है, आपको अगर सही ढंग से हमारे सिस्टम को वापस रीअरेंज करना है,
रीडिफाइन करना है, या आपको पॉलिश करना है वापस। स्टॉप लैबलिंग, हमारी फिलॉसफी को लैबल मत करो, जानने की कोशिश करो। जानने की कोशिश मतलब नॉट लाइक इंफॉर्मेशन को मत बाय हार्ट मत रखो, उसूलत की बाय हार्ट है हमारे उस्तादों पे, लेकिन हमारी जितने भी हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, जैसे मॉडर्न इंस्टीट्यूट में दुनिया क्यों भागते, जैसे एएमएस में गया, मरीज भरा पड़ा है, ओपीडी भरा पड़ा है, सबके ऊपर एक ईमान है कि वहां जाके तो बचेगा, क्योंकि हर जगह भरे भरे। हमारी जो इंस्टीट्यूट है, जितने भी हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है यूनानी, वहां जाके देखो, ओपी में कोई नहीं, आईपी में कोई नहीं। जो ओपी आईपी चलाता है, ओपी चलाता, मॉडर्न मेडिसिन चलाएगा। हमको दिखाने के लिए इज्जत, एक इज्जत से हमको बोलने के लिए, फकर से बोलने के लिए, देख हमारे वहां जाके देखो कैसे सिस्टम चलता है, तो हमारे पास कोई नमूना नहीं। हमारी लैंग्वेज को कैफियत की लैंग्वेज में पहले कन्वर्ट करो वापस। जितने भी प्रॉब्लम होते, बोलते आपके पास डायबिटिक का कोई दवा है क्या, पूछते यूनानी में। अरे भाई, डायबिटिक का दवा, डायबिटिक इट इज नॉट अ वाइब्रेशनल, वो केमिकल नाम बता रहे। तो अगर आप बता रहे हो आपके पास रुतुबत का कोई बीमारी, रुतुबी बीमारी के इलाज है, आपके पास सफरावी कोई इश्यूज का इलाज है, आपके पास खुश्की का कोई इलाज है, आपके पास कोई हरारत का इलाज है। आप कोई मरीज अक्सर मुझे फोन करता है या कोई व्हाट्सएप मैसेज, डॉक्टर साहब आपके पास यूरिक एसिड का दवा है क्या, वाला नहीं। यूरिक एसिड यूनानी का फिलोसफी, यूनानी की लैंग्वेज ही नहीं। आप हमारे लैंग्वेज में बताओ, या आपकी कैफियत हम बता देंगे। अगर हमारी कैफियत नहीं है मालूम, आपको क्या प्रॉब्लम वो बताओ। केमिस्ट्री, यूरिक एसिड आपका लैंग्वेज नहीं, केमिस्ट्री वो लैब का लैंग्वेज है, यूरिक एसिड आपका लैंग्वेज नहीं है। आप आपकी लैंग्वेज इस्तेमाल करो। आप एक कैफियत है, आपकी तकलीफ आपकी कैफियत से समझाओ, हम लोग आपको इलाज करेंगे। इफ यू नो योर बेस, हमारी जो बेस जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, हमारी बेस हम कहीं का नहीं रहेंगे। हम बेस क्लियर नहीं किया, एक पैर जो बोट है नाव पे, एक पैर मॉडर्न में रखी, एक पैर यूनानी में रखी, और अपने आप को डॉक्टर भी कहना चाह रहे, साथ साथ हम अपने आप को हकीम भी कहना चाह रहे। नॉलेज ठीक है, नॉलेज, हर नॉलेज रखना जरूरी है, क्योंकि हम हकीम है, हम तबीब है, कब क्या जरूरत पड़ती है किसी को ये नहीं बोल सकते। लेकिन मरीज को दोनों फायदा मिलना चाहिए। मरीज मर से भी नजात, मर से भी नजात होना चाहिए, दवा से भी नजात यानी इलाज से भी नजात होना चाहिए। इसलिए आपका, अगर आपकी बेस अगर परफेक्ट है, तो यू नो आप हर चीज को आप जान सकता है। इसीलिए आपको एक टेक अवे मैसेज बोल सकते, जो भी इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व हुआ है। अगर आपको या हमको यूनानी को पॉपुलराइज करना है आम आदमी के अंदर, तो हमको वी शुड मूव एविडेंस बेस्ड। अब सब बोलते हैं यूनानी में एविडेंस बेस्ड दवा नहीं, यूनानी में रिसर्च नहीं। यूनानी में रिसर्च करना आम इंसान का काम नहीं। उसके लिए चाहिए आइंस्टीन, उसके लिए चाहिए न्यूटन, श्रोडिंगर, निकोला टेस्ला जैसे लोग चाहिए यूनानी में रिसर्च के लिए। हम जैसे बायोकेमिकल, हम जैसे मादी लोग का काम नहीं है यूनानी में रिसर्च करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पानी के ताल्लुक से रिसर्च करें, यू आर टेकिंग पीएचडी इन वाटर, पानी की तमाम रिसर्च किया, आज तक तुमने न पानी पिया, आज तक आपने नहाया, न पानी से एक शरबत बना के पिया, ना आपने कोई खाना बना के नहीं किया, आप पानी के बारे में क्या जानोगे। H2O जान के, सामने ग्लास पानी रखे आपके टेबल में, 25 साल से आप रिसर्च कर रहे हैं पानी के ताल्लुक से, H2O, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब चालू है, लेकिन आज तक वो ग्लास पानी पी के आपने पानी के कैफियत को जाना नहीं। तो आपकी रिसर्च किस काम का है? आपकी रिसर्च कॉमर्शियल पर्पस के लिए, एज ए मॉनेटरी पर्पस के लिए, आवाम के लिए नहीं। तो यूनानी को पॉपुलराइज करने के लिए एविडेंस बेस्ड की जरूरत नहीं, यू मस्ट बी ए प्रैक्टिकल बेस्ड हकीम। आपको प्रैक्टिकल बेस्ड मेडिसिन बनाओ। जो अकादमी में, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में हेड में बैठे, लेट देम प्रूफ इट एविडेंस बेस्ड, उनको बनाने दो। एकेडमिशियन को प्रूव करने दो यूनानी इज एविडेंस बेस्ड। ये हमारा काम नहीं, वी आर ऑल प्रैक्टिकल्स। हम हमारी प्रैक्टिकल बेस्ड सबूत दो। हमने दवा दिया, रिजल्ट मिला, बस काफी है।
अगर आपको रिसर्च करना है, आपको डाटा कलेक्ट करना है, आपको कुछ अचीव करना है, आपको स्टेज में हार पिनाना है, आपकी दीवारों पे कई फ्रेम करके रखना है, आपकी मकसद अलग है, आपकी मकसद मरीज नहीं है। मरीज के ऊपर इलाज करना, मरीज से पूछो आपको फायदा हो। यस, मुझे सस्ते में, कम खर्चे में, कम नुकसान में, कम वक्फे में आप हमारा ट्रीटमेंट करो, आप हमारा हकीम साहब है। इससे बढ़ के हमको कोई जरूरत नहीं, दुनिया के सामने दिखाने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद दिखेगा। हम अपने आप को दिखाने के चक्कर में, अपने आप को साइंस के लाइन में खड़ा करने के लिए हमने इंस्टीट्यूट खोले, रिसर्च सेंटर खोले। कभी भी कोई भी फंक्शन तो डाटा डाटा डाटा, कब तक ये डाटा एंट्री करते रहेंगे? दुनिया को क्या फायदा इस डाटा से? आवाम को फायदा होना चाहिए। जब तक हमारे यूनानी आम इंसान तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमारी यूनानी आम नहीं हो सकते। नहीं तो खासुल खास बन के फाइल में रह जाएंगी। और कुछ मेलों में, सेहत मेलों में, कुछ सीएमई में, कुछ आरओटीपी में, कुछ रीओरिएंटेशन प्रोग्राम में हमारे सिस्टम फाइल में बंद हो जाएंगी। कुछ लोग सैलरी खाएंगे उसके नाम से, बाकी ये सिस्टम दर्द होते जाएगी। सिर्फ एक सर्वे करके देखो, यूनानी की बैलेंस करके देखो, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी जो लेटेस्ट जनरेशन जो है, जो न्यू यंग ब्लड, ये ज्यादातर यूनानी की तरफ आ रहे हैं। उसको ज्यादा कॉन्फिडेंस भी है, उनकी पेशेंट भी अच्छा है, उनकी रहन सहन भी अच्छा है, उनकी प्रेजेंटेशन भी अच्छा है, वो सोसाइटी में उसकी एक वांट बन गया। ये जो 20-25 साल से जो मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, सोए हुए, नाक में कान में भी सब जो लोहा भर के रखे, दे आर नॉट रेडी टू वेक अप। वो जागने के लिए कोशिश भी नहीं कर रहे, वो नींद की एक्टिंग कर रहे हैं। कुछ लोग गहरी नींद में, उनको हम कुछ नहीं कर सकते। तो थैंक यू वेरी मच। एनीवे, दिस इज हरमस के तरफ से एक लेक्चर सीरीज का एक इब्तिदा है। बेसिक प्रॉब्लम, सब लोग बिजी रहते, सब ज्यादातर लोग प्रैक्टिशनर्स हैं, तो हमने एक टाइम ऐसा निकाला कि मैं खुद भी एक बिजी प्रैक्टिशनर हूँ। ये नहीं कि लिमा तकुलून माला तफलून, मैं जो करता वो कहता हूँ, जो कहता वो मैं करता हूँ। मैं भी मेरे क्लिनिक में जाके बैठने के लिए मैं टाइम इसलिए फिक्स किया 9 to 10। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा वो शायद हम लोग ट्राई करेंगे इवनिंग में एक स्लॉट रखने के लिए। वो एक अलग तरीके से हम लोग यूनानी को प्रसन्न करेंगे, और धीरे धीरे हम लोग इस सिस्टम को पूरी आवाम तक पहुंचाएंगे और इस सिस्टम को आम करेंगे। वो खासुल खास बनने से उसको बंद कर दो फाइल में। बी प्रैक्टिकल बेस्ड हकीम, नॉट सब मत दो, एविडेंस खुद मरीज देंगे। थैंक यू वेरी मच।